हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए दैनिक विज्ञान जो आपके सिलेबस में दे रखी है, उसके टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ। दैनिक विज्ञान के अंतर्गत वैसे तो पूरी की पूरी विज्ञान आ जाती है, लेकिन आपका जो पेपर है वो 10वीं लेवल तक का है, तो मैं आप लोगों को उसी के हिसाब से सभी टॉपिक लगातार पढ़ते जो है और पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने 3 टॉपिकों को कंप्लीट किया था। एक था आपका सयानता, दूसरा अपन ने बात करी थी किसके बारे में, तो आपके बर्नौली थ्योरम के बारे में, और अविरतता का सिद्धांत जो है उसकी बात करी थी। आज मैं आपके लोगों के लिए क्लास नंबर 19 लेकर के आया हूँ। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस है वो इसी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगी। आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा केपलर के नियम। केपलर के नियम संबंधित है बेसिकली जो पृथ्वी के अलावा जो अपने ब्रह्मांड के अंदर आप कक्षाओं का जो इमेजिनेशन करते हैं ऑर्बिट्स का, उनका और जो सूर्य है इनके बीच में किस प्रकार से संबंध है, जिसमें आपके कक्षाओं का नियम आएगा, क्षेत्रफलीय चाल का नियम आएगा। इस प्रकार से 3 नियम है उनकी बात करेंगे। और गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये क्लासें आपकी एनसीईआरटी पर आधारित है, या आप लोगों को बता ही दिया जा गया है हर क्लास के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब जो है आप एकदम प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है। मेरे इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। मैंने लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आईआईटी, जेईई मेंस, आरआरबी, एएलपी जैसे कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है, और उन्हीं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने तथा पिछले 5 सालों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, तो कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर, हो पटवार में, हो कांस्टेबल में, हो आपके हाईकोर्ट एलडीसी में, हो ग्राम सेवक में, हो उन्हीं आधारों पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सब इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ भाई हम जो है पहले से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे यार पता नहीं सर तो अभी अभी साइंस पढ़ा रहे होंगे। भाई ऐसा नहीं है ना, ये थोड़ा सा बताना पड़ता है, वरना बच्चों को यूं ही लग जाता है कई बार गलत चीजें, गलत फहमियां आ जाती है दिमाग में। चलो कोई नहीं, सब गलत फहमियां दूर हो जाती है जब एक बच्चा एक बार क्लास अटेंड करता है, दूसरी बार कहीं और नहीं भागती। बात करते हैं केपलर के नियम की। किसकी बात करेंगे? केपलर के नियम की। अब केपलर का नियम क्या कहता है, देखिए। केपलर के नियम की बात करते हैं। केपलर के बेसिकली 3 नियम है। कितने नियम है केपलर के? 3 नियम है। और तीनों नियम की केवल और केवल आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कितने नियम है केपलर के? 3 नियम है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम नियम की। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। जैसे न्यूटन की गति के 3 नियम है, वैसे ही यहाँ पर केपलर के कितने नियम है? 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। क्योंकि कई बार यही चीज पूछ ली जाती है केपलर के कितने नियम है, अब हमें पता ही नहीं होता, तो ये 3 है। ठीक, पहला जो नियम है उसे अपन कहते हैं कक्षाओं का नियम। क्या कहते हैं? कक्षाओं का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षाओं का नियम कहते हैं। यदि आप क्लास में ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, तो क्लास के अंदर ही आपको याद भी हो जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट। तो प्रथम नियम कक्षाओं का नियम है। अब ये कक्षाओं का नियम क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा आप जो है डायग्राम बनाइएगा, और डायग्राम कोशिश करना कि इस टाइप से इलिप्स जैसा बन जाए। ठीक है, और इसके अंदर, इलिप्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इधर मान लेते हैं अपने पास में अपने क्या है, सूरज दादा है। इधर क्या है अपना? सूरज दादा जो चमक रहे हैं, पीले पीले कलर के बना दिए। और अब जो है ये सूरज दादा है, तो ये इसका कौन सा लघु अक्ष है, और ये आपको पता होगा कि इसका दीर्घ अक्ष है। ठीक है, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। ये है माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस।
बड़ी चीज है तो उसको मेजर कहेंगे, छोटी चीज को माइनर कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कोई विज्ञान के अंदर है ना, कई बार हमारे गलतफहमी घुसी हुई है, विज्ञान टफ है, भाई विज्ञान कोई टफ नहीं है रे। समझेगा तो सब समझ में आएगा, बाकी तो फिर सब चीज टफ ही है। कई लोगों को तो हिस्ट्री समझ नहीं आती है, तो वैसे तो अब हिस्ट्री का टफ है, आपको पता ही है ना, तो वैसे यहाँ भी समझो, सब चीज आसान है। छोटी चीज माइनर, बड़ी चीज मेजर। अब ये सूरज दादा है, हर रोज देखते हो सुबह यार, है सब देखते होंगे, जल चढ़ाया जाता है, आपको पता ही है। अब ये जो जहां पर मिल रहे हैं भाई, दो लोग जहां मिलेंगे उसे अपन क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सभी को पता है। अरे इसीलिए तो कहीं कहीं पर देखो पढ़ाई की जगह होती है उसे स्टडी सेंटर कहा जाता है। जैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ने का सेंटर है तो इसको क्या कह रहे हो आप, राजस्थान एकेडमी। तो भाई एकेडमी हुआ, सेंटर हुआ, ये सब शब्दों का मतलब यही है कि जहां पर आपके कुछ लोग मिलेंगे। अब ये जो यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भैया आपका केंद्र हो गया, सेंटर क्या हो गया, केंद्र हो जाएगा। क्लियर। और अगर केंद्र है तो केंद्र से इसकी कुछ ना कुछ दूरी है, उस दूरी का नाम दे दिया मैंने आर। क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। और इस सूरज से, है ना, ये जो उसने सूरज भैया है, ये सूरज भैया से थोड़ा सा दूर मान लेते हैं यहां पर। कहां पर, यहां पर अपने भैया जी अपन है, कौन है, अपने खुद का अपना ग्रह मान लो कोई एक, आपकी जो इच्छा हो, जो आपको पसंद हो, ग्रह आठी है, ये चीज पता याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा, जैसे अभी बताया कि ग्रह कितने हैं, 8 ही है। जो नौवा यम ग्रह आप अभी तक पढ़ते थे, उसे अब शुद्र ग्रह घोषित कर दिया था, काफी टाइम हो गया, अब तो उसको 2008 के आसपास की बात है, तब ही उसको शुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया है। तो ये चीज याद रखना, हो सकता है पूछ ले वे कितने ग्रह है, तो 8 ही है, याद रख। अब देखो, उन 8 ग्रहों में से जो भी आपका इच्छा करे, शनि ले लो, शुक्र ले लो, बृहस्पति ले लो, पृथ्वी ले लो, मंगल ले लो, जो इच्छा, वीनस ले लो, ठीक है। तो अपन ने ले लिया एक ग्रह, ये रहा पी। अब ये क्या कहता है प्रथम नियम, वो सुनिए। प्रथम नियम यह कहता है कि सभी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर परिक्रमण करते हैं। हाँ, तभी तो अपने दीर्घ वर्ताकार कक्ष बनाया है भाई, इलिप्स मैंने बोला था ना, ये दीर्घ वर्ताकार अपना बना दिया। इस दीर्घ वर्ताकार के अंदर क्या करते हैं, तो इसके अंदर ये सूर्य जो है इसके चारों ओर ग्रह जो है घूमते हैं। और ये जो आपका पूरा पथ बनाया है अपने मार्ग, इसी को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। तो ये देखो, इसके पास बेसिकली दो फोकस होते हैं। जो दीर्घ वर्ताकार आकृति होती है उसके पास दो फोकस होते हैं, एक आपका ये रहा, और दूसरा जो है आपका इधर होता है। क्लियर। ये इधर मान लीजिए ये रहा दूसरा वाला। तो ये जो दूसरा आपका है, ये देखो इसको मैं बना दिया। अब ये दो फोकस है, क्या है, ये दो फोकस है। तो ये यहां से दूरी ये रही, और अगर यहां से मापोगे तो ये आपका इधर पहुंच जाएगा। तो ये जो आपका पूरा बस ये डायग्राम जो मैंने बनाया है कि आपके सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार पथ में या कक्षा में परिक्रमण करते हैं, और उन कक्षाओं के अंदर जो सूर्य है वो किसी एक फोकस के ऊपर स्थित होता है। बस यही है प्रथम नियम। अब ये पूछ लिया जाता है बस सीधे सीधे से, या ये स्टेटमेंट दे देंगे और कह देंगे कि यह केपलर का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है। या ये पूछ लेंगे कि सूर्य जो है वो दीर्घ वर्ताकार कक्ष के फोकस पर स्थित होता है, यह बात किस नियम में कही गई है, तो आपके प्रथम नियम में की गई है। किसके प्रथम नियम में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के, नहीं, ये कही गई है केपलर के प्रथम नियम में। बस ऐसी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थ्योरी भी लिखवा देता हूं ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाएंगे। और रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। चलो अब लिखेंगे कि सभी, व्हाइट पेन ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखेंगे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, चारों ओर, और की जगह ओए हो गया है, तो ओए ओए, चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में, दीर्घ वर्ताकार
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं तथा तथा सूर्य कक्षा की या कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है, स्थित होता है। समझ में आ गई बात? बस ये चीज याद रखना। तो वापस बोलेंगे मेरे साथ, केपलर के कितने नियम? अरे भाई जल्दी बोलो, केपलर के कितने नियम? 3 नियम। केपलर के 3 नियम। प्रथम नियम कहता है कक्षाओं का नियम, जो ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं, कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। जो नौवां यम ग्रह जो आप मानते हो वो शुद्र ग्रह घोषित हो चुका है पहले ही, तो अब 8 ही ग्रह बचे हैं। उन 8 के 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हैं। उस दीर्घवृत्ताकार पथ को अपन क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और जो सूर्य है उस कक्षा के एक फोकस के ऊपर स्थित होता है। यह प्रथम नियम आपका यहां होता है समाप्त। अब पढ़ेंगे द्वितीय नियम। चलो लिखेंगे जल्दी से। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। अब ये सेकंड लॉ क्या कहता है देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना? देखेंगे भी ध्यान से, सुनेंगे भी ध्यान से। ठीक है। अब देखो द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम कहता है कि आप इसे कहेंगे क्षेत्रफलीय चाल का नियम। सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए। क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहते हैं, तो इसको लिख लो कि क्षेत्रफलीय चाल का नियम। बहुत आसान है भाई, है ना? बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, पूरी की पूरी विज्ञान। लिखेंगे क्षेत्रफलीय चाल का नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम। चलिए देखेंगे अब क्षेत्रफलीय चाल का नियम क्या कहता है। क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है, भाई आप मान लो, पीछे वाला डायग्राम वापस मैं बना रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। ये जो है अपन ने देखो थोड़ी सी ज्यादा ही टेढ़ी कर दी है, लेकिन मान लो कि यही है एक दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या बोला था कि एक इसमें होता है दीर्घ अक्ष और एक होता है लघु अक्ष। इस दीर्घ अक्ष के यहां पर मान लीजिए अपने कौन बिठा दिए? सूरज अंकल को, क्योंकि चांद मामा है तो सूरज अंकल बना दो भाई, है ना? ये सूरज भैया को यहाँ मैंने बिठा दिया, भैया मान लेता हूं मैं। ये सूरज भैया को यहाँ बिठाया है, तो अब इस सूरज भैया को किसी भी एक ग्रह से जोड़ा मान लो, है ना? एक लाइन से ये इधर मान लो, या आपकी इच्छा हो तो इधर मान लो, या आपकी इच्छा हो तो इधर मान लो, या आपकी इच्छा हो तो इधर मान लो। भाई 4 ही पोजीशन पॉसिबल है ग्रह को इससे जोड़ने के लिए। अब जो ये जोड़ा है इनके नाम दे दो। मान लो ये ए ग्रह है, ये बी ग्रह है, ये सी है, आपका ये डी ग्रह है, ठीक है। तो ये जो सूर्य मामा है, सन सन भैया, ये सन भैया जो है अलग अलग चारों के चारों ग्रहों से देखो 4 अलग अलग रेखाओं के माध्यम से जुड़ गए हैं, ठीक है। अब ये 4 अलग अलग रेखाओं के माध्यम से जुड़े तो जरूर है, लेकिन ये जुड़ने के साथ में एक और अलग चीज कर रहे हैं, वो ये है कि ये देखिएगा, इसको जो है आप इस प्रकार से अलग रंग से पेंट करिएगा, बढ़िया है ना? रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। थोड़े से नोट्स अट्रैक्टिव बनाने चाहिए, ज्यादा तो नहीं। थोड़े अट्रैक्टिव होने का फायदा ये होता है कि जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको एक मन बनेगा। अगर आपने अनसन लिख रखा है तो आपका मन नहीं जाता पढ़ने में, और हमारा मन नहीं जाता पढ़ने में तो फिर हम पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि मन मार के पढ़ते तो भैया अभी तक सिलेक्शन हो जाता। पढ़ना तो वैसे भी मन मार के ही पड़ता है। चलो देखो, आ रहा है मजा डायग्राम देखने में? कैसे एकदम चमका डाला ना? चमका क्या? नहीं चमका रे भैया, चमक गया। अब देखिए आप, ये क्या कहता है। तो क्षेत्रफलीय चाल का नियम यही बात कह रहा है केवल और केवल कि किसी भी ग्रह, ये 4 अलग अलग ग्रह है, किसी भी ग्रह को जब
सूर्य से मिलाने वाली एक रेखा है, और वो रेखा मान लो ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये क्या करती है कि समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या करती है? समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल, यानी ये मान लो, देखो ये जो ए एस है पहले यहां थी, ऐसे एक लाइन क्रॉस से ये ग्रह जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, ये ए एस लाइन जो है ऐसे चलते 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 बी के ऊपर आ गई और बी एस बन गई। तो अब यहां से यहां तक जाने में जितना इसने समय लिया होगा और जितना क्षेत्रफल इसने जो है कवर किया होगा, उतना ही समय में उतना ही क्षेत्रफल ये जो है एस डी से लेकर एस सी तक पहुंचने में लगा है। ये बात है, समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट में अगर समझें तो जो आपका क्षेत्रफल है किसका, एस डी सी का, ये वाला जो पीले पीले कलर का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा क्षेत्रफल एस ए बी के। समझ में आ गई बात? तो क्षेत्रफल एस डी सी का ये वाला पीला वाला भाग बराबर होगा इस हरे वाले भाग के क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में। साथ ही साथ अगर इसको कवर करने में T1 समय लगा है, किसको कवर करने में, एस डी सी एरिया को, तो इतना ही समय T1 समय ही, या आप ये कह सकते हैं कि T2 समय लगा होगा, वो भी आपके एस ए बी के क्षेत्रफल को कवर करने के बराबर ही होगा। यानी समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल को ही कवर करती है। कौन सी लाइन? जो लाइन सूर्य और ग्रह को मिलाती है। समझ में आ गई? अगर नहीं भी आई है तो अभी जब इसके नोट्स लिखोगे आ जाएगी। क्लियर? लिखेंगे किसी भी ग्रह, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, अरे भाई इसको ऐसे समझ लो, देखो सूर्य जो है वो एक भैया अपना है, ठीक है, आपका भाई मान लीजिए। ग्रह जो है वो उसकी कौन है, कोई प्रेमिका है, ठीक है। अब ये जो सूरज मामा है, ये ग्रह प्रेमिका से जब मिलने जाएंगे तो बीच में एक कौन होता है, हमेशा बिचौलिया होता है कि नहीं होता है? अरे एक तो होता ही है ना बीच में मामला सेट करने वाला, डाकिया जैसे हुआ करता था बीच में, फिर कबूतर हुआ करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप है? तो वैसे ही ये बीच में जो ये रेखा है, ये क्या करती है, इन दोनों को जोड़ती है। तो अब ये जो रेखा है ये क्या करेगी, तो देखो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में, समान समय में समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, तय करती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने 1 मिनट पहले अगर किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया कि हाय, तो वहां से भी मैसेज जब आपके पास में आएगा उतने ही समय में पहुंचता है, तो उसे कहते हैं अपन क्या, आपका क्षेत्रफलीय चाल का नियम, वरना नहीं कहते। ठीक है? अगर आपके वाले का देखो भैया टाइम लग रहा है, कोई आगे वाली पार्टी का टाइम लग रहा है ना रिप्लाई करने में, समझ जाओ गड़बड़ है मामला। चलिए तो देखेंगे कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल होती है वो नियत रहती है। तो आप लिखेंगे कि अर्थात, इसका मतलब क्या निकल कर आता है, अर्थात ग्रह की, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल, चाल नियत, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ठीक है? चलो इसके साथ साथ आपसे जो है ये भी याद रखना है
कि भैया ये जो सेकंड नियम है क्षेत्रफलीय चाल का नियम, यह कौन से नियम पर आधारित है, तो यह कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उसी नियम पर आधारित है। तो आप लिखेंगे कि यह कोणीय कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कौन सा नियम है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे अंडरलाइन भी जरूर करें अपनी कॉपी में भी। मैं आपको परफेक्टली नोट्स बनवा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि परफेक्टली नोट्स बनाइए। ठीक है, चलो जल्दी से बना लीजिए भैया, फिर अपन आगे बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हो रही है। हाँ जी, प्रॉपर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जल्दी नोट करेंगे, जल्दी 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 नोट करेंगे भैया। जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, अब तीसरा नियम क्या कहता है, तो लिखेंगे कि आपका क्या, तृतीय नियम, जिसे अपन कहते हैं परिक्रमण कालों का नियम। ठीक, तो लिखेंगे तृतीय नियम। अब तृतीय नियम को अपन क्या कह रहे हैं? परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। तो आप लिखेंगे परिक्रमण कालों का नियम, परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। ठीक है, और परिक्रमण कालों के नियम में कोई डायग्राम नहीं है, सीधे सीधे से थ्योरी याद रखनी है। तो आप लिखेंगे इसी के नीचे कि किसी भी ग्रह का सूर्य, किसी भी ग्रह का सूर्य, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह का, जो कोई भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और परिक्रमण काल, परिक्रमण काल ब्रैकेट में आप लिखेंगे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो परिक्रमण काल का मतलब क्या है कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर और एक चक्कर लगाने, चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, परिक्रमण काल का मतलब क्या होगा आप समझ ही गए होंगे। आगे लिखेंगे, अब देखो, परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य, सॉरी सूर्य नहीं, वर्ग, ग्रह, ग्रह, वर्ग के बाद में लिखेंगे सूर्य नहीं है, ग्रह की, ग्रह की दीर्घ वर्ताकार, ग्रह की दीर्घ वर्ताकार, ग्रह की दीर्घ वर्ताकार कक्षा के, दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अर्ध, दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष यानी दीर्घ अक्ष का आधा। ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात, तृतीय घात यानी कि 3 घात के, ठीक है, तृतीय घात के समानुपाती, के समानुपाती
तृतीय घात के समानुपाती होता है होता है। और इसको आप सीधा सीधा सा याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के क्यूब के। ठीक है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्मॉल आर के क्यूब के। तो तृतीय नियम क्या है? तो तृतीय नियम को कहते हैं परिक्रमण कालों का नियम। क्या कहते हैं? परिक्रमण कालों का नियम। इसका मतलब है कि किसी भी ग्रह का सूर्य जो है उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल का मतलब क्या है? तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को कहते हैं परिक्रमण काल। तो सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण काल लगता है उस परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो ग्रह की जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, जो इलिप्स होता है, उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के। अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब जो बड़ा वाला मेजर एक्सिस था उस मेजर अक्ष का आधा करेंगे और उसका जब क्यूब करते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह है आपका केपलर का तृतीय नियम जिसे अपन परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। एक बार मैं आप लोगों को केपलर के तीनों नियम बता देता हूं। तो केपलर के सबसे पहले कितने नियम? 3 नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि कक्षाओं का नियम। क्या है? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम क्या है? कक्षाओं का नियम यह है कि सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं और सूर्य जो है वो कक्षा के एक कोई भी फोकस पर स्थित होता है। फोकस 2 होते हैं इसलिए यहां भी स्थित हो सकता है और यहां भी हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि द्वितीय नियम कहता है क्षेत्रफलीय चाल का नियम। अब क्षेत्रफलीय चाल का नियम क्या है? किसी भी ग्रह की सूर्य से जो सूर्य को मिलाने वाली रेखा होती है वो समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल को तय करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रह है उस ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है यानी कि एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रफलीय चाल, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। और यह जो है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है उस पर आधारित है और इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ एस डी सी बराबर होता है एरिया ऑफ एस ए बी के। समझ में आ गई बात? और अगर यहां से यहां जाने में T1 समय लगा तो यहां से यहां जाने में भी जो समय लगेगा वो T1 के बराबर ही होगा यानी T1 ही होगा। क्लियर? इसके बाद तीसरा नियम अपन ने पढ़ा परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है उसका वर्ग जो ग्रह है उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है केपलर के तीनों नियमों को समझ गए होंगे। आप इसको एक बार जरूर से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को मैं जो है यहीं तक रहता हूं यानी यहीं पर रोकता हूं। क्लियर? और इसी के साथ में अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। यदि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि ये क्लासेस कंटिन्यूअसली सुबह 11 बजे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक यानी सोमवार से शुक्रवार तक लगातार आती है। शनिवार और रविवार को दोस्तों मुझे भी कई कार्य होते हैं तो इसलिए वो क्लासें मैं नहीं ले पाता हूं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि अपन एमसीक्यू बैच वगैरह ऐसा जो है कोई ना कोई अपन लेकर के जरूर आए और आप सभी लोगों को उससे निश्चित रूप से ही फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।